नमस्कार विद्यार्थियों। गत व्याख्यान में हमने प्रत्यर्पण की परिभाषा और उसकी आवश्यकता के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यर्पण संबंधी व्यक्ति कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और प्रत्यर्पण की शर्तें क्या होती हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रत्यर्पण की जो मांग के मुख्य रूप से दो तथ्य ध्यान में रखे जाते हैं। पहला, व्यक्ति प्रत्यर्पण योग्य होना चाहिए। दूसरा, प्रत्यर्पण का अपराध गंभीर एवं अराजनीतिक होना चाहिए। जर्मनी तथा फ्रांस में यह नियम है कि वे दूसरे देश में अपराध करने वाले अपने नागरिकों को स्वयं दंड देते हैं। इसके विपरीत ब्रिटेन और अमेरिका ऐसे लोगों का प्रत्यर्पण कर देते हैं। उदाहरण के लिए 1879 में ब्रिटेन ने एक ब्रिटिश नागरिक टॉर बिल्ला का ऑस्ट्रिया को प्रत्यर्पण किया क्योंकि वह ऑस्ट्रिया के टिरोल प्रदेश में अपनी पत्नी की हत्या करके इंग्लैंड भाग गया था। 1884 में इसी प्रकार ब्रिटेन ने अपने एक प्रजाजन नीलिंग्स को जर्मनी में धोखा देने के अपराधों के संबंध में जर्मनी की सरकार को सौंपा, किंतु 1877 में जूरिक में चोरी करने वाले थॉमस विल्सन को इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड द्वारा प्रत्यर्पण की मांग करने पर भी नहीं सौंपा। इसका कारण 1874 को एंग्लो स्विस संधि के अनुसार दोनों देश अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण नहीं कर सकते थे। तो सोवियत संघ के नागरिकता कानून में भी यह उल्लिखित था कि सोवियत नागरिक को किसी विदेश को प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। भारतीय प्रत्यर्पण कानून 1962 के अनुसार हम देखें तो उसमें भारतीय नागरिकों के प्रत्यर्पण पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही संविधान में इस प्रकार के प्रतिबंध की कोई व्यवस्था है। अतः भारत द्वारा अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण करना या न करना किसी देश के साथ की गई प्रत्यर्पण संधि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए भारत नेपाल प्रत्यर्पण संधि 1952 के अंतर्गत दोनों में से किसी पक्ष द्वारा अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। तो प्रत्यर्पण संबंधी अपराध के बारे में यदि मैं बताऊं आपको, तो प्रत्येक राज्य का यह अधिकार है कि यदि वह प्रत्यर्पण कानून से बंधा हुआ है तो किसी भी अपराध के लिए प्रत्यर्पण कर सकता है, और यदि प्रत्यर्पण संधि से बंधा हुआ नहीं है तो किसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण करने से मना कर सकता है। जिन राज्यों में प्रत्यर्पण के संबंध में कानून होते हैं वे प्रत्यर्पण संधियां करते समय इन कानूनों के अनुसार व्यवस्था करते हैं। संधियों में उन सभी अपराधों का उल्लेख कर दिया जाता है जिनके लिए प्रत्यर्पण किया जाना चाहिए। प्रत्यर्पण किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं किया जाता जिसका कार्य देश के कानूनों के अनुसार अपराधों की श्रेणी में नहीं आता। प्रत्यर्पण की मांग प्राय गंभीर अपराध के लिए की जाती है। इन अपराधों का उल्लेख विभिन्न देशों के प्रत्यर्पण कानूनों में किया गया है। ब्रिटेन में गंभीर अपराधों की सूची में जिन अपराधों को सम्मिलित किया गया है वे इस प्रकार हैं, जैसे हत्या, नकली सिक्के बनाना, जालसाजी है, गबन, हिंसात्मक डकैती, गृहदाह, झूठे बहाने करके धन प्राप्त करना, अपहरण, बच्चों को चुराना, घूसखोरी या समुद्री डकैती, खतरनाक दवाओं संबंधी कानून का उल्लंघन, समुद्र में किसी जहाज को डुबाना इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से जो अपराध है उसकी श्रेणियां निर्धारित कर दी जाती है। गंभीर अपराध के लिए ही प्रत्यर्पण जैसी संधि की जाती है। प्रत्यर्पण की कुछ शर्तें भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे पहली शर्त है, प्रत्यर्पण की मांग की जानी चाहिए। प्रत्यर्पण केवल तभी किया जाएगा जब इसकी मांग की जाए और प्रत्यर्पण संधियों एवं प्रत्यर्पण संबंधी
कानून में उल्लेखित औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए। चुंग ची चेउंग बनाम राजा के मामले में न्यायाधीश ने प्रत्यर्पण की मांग को आवश्यक माना है। और दूसरी बात, राजनीतिक अपराधी का प्रत्यर्पण नहीं। यदि भगोड़ा अपराधी राजनीतिक अपराध का दोषी है तो उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जाना चाहिए। हाया डी ला टोरे के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे स्वीकार किया था कि राजनीतिक अपराधी का प्रत्यर्पण नहीं किया जाना चाहिए। फिर है धार्मिक एवं सैनिक अपराधी धार्मिक एवं सैनिक अपराधी प्रत्यर्पण के योग्य नहीं। सेना संबंधी अपराध एवं धार्मिक अपराधों के लिए भी प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार तुच्छ विवाद की भी गंभीर अपराध नहीं माने जाते और प्रत्यर्पण नहीं किया जाता। पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रत्यर्पण की कार्यवाही। प्रत्यर्पण करने वाले राज्य की पुलिस प्रत्यर्पण मांग करने वाले राज्य की पुलिस को अपराधी सौंपती है। प्रत्यर्पण की कार्यवाही पुलिस अधिकारियों के माध्यम से ही की जानी चाहिए और संपन्न की जाती है। फिर है पर्याप्त परीक्षण के बाद प्रत्यर्पण। किसी भी अपराधी का प्रत्यर्पण प्रथम दृष्टया के बाद किया जाता है। प्रत्यर्पण मांगने की प्रार्थना केवल तभी की जा सकती है जब न्यायालय द्वारा संबंधित व्यक्ति को अपराधी पाया जा रहा है अथवा उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही का औचित्य है। प्रत्यर्पण के लिए दोहरा अपराध आवश्यक है। जैसे किसी व्यक्ति का समर्पण केवल तभी किया जा सकता है जब संबंधित अपराध दोनों राज्यों में अपराध की परिभाषा में आता है। यदि प्रत्यर्पण मांगने वाले देश की दंड विधि के अनुसार कोई कार्य अपराध नहीं है तो उसके संबंध में प्रत्यर्पण मांगा ही नहीं जाएगा, और यदि प्रत्यर्पण करने वाले राज्य की दृष्टि से वह अपराध नहीं है तो प्रत्यर्पण किया नहीं जाएगा। इस दृष्टि से इसलर का मामला बहुत ही उल्लेखनीय है। इसलर 1949 एक परदेशी कम्युनिस्ट था जो कि अमेरिका में कुछ दंडित होने वाले अपराधों के लिए सिद्ध दोष किया गया था। वह न्यूयॉर्क से पोलैंड भाग गया। वह ब्रिटिश पुलिस अफसरों द्वारा पकड़ा गया तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित किया गया। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने इसलर को अभिरक्षा से इस आधार पर मुक्त कर दिया है कि अपराध जिसके लिए इसलर अमेरिका में सिद्ध किया गया था अर्थात मिथ्या साक्ष्य के लिए वह इंग्लैंड में अपराध नहीं था। यह मामला दोहरी अपराध्यता अर्थात अपराध दोनों राज्यों का अपराध होना चाहिए इस सिद्धांत को पुष्ट करता है, किंतु फैक्टर बनाम लोबनहीमर एवं हैगर मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है कि यदि दोनों देश संतुष्ट हो जाएं तो प्रत्यर्पण संधियों में अपराध के स्पष्ट उल्लेख के उपरांत भी प्रत्यर्पण संबंधी कार्रवाई कर सकते हैं। फिर जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण हो उसी के लिए दंड व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्यर्पण संधियों के अनुसार प्रत्यर्पण की यह शर्त रखी जाती है कि समर्पित किए गए व्यक्ति पर केवल उन्हीं अपराधों के लिए अभियोग चलाया जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा जिनके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है। यदि समर्पित व्यक्ति हर किसी अन्य अपराध के लिए अभियोग चलाया जाता है, मतलब किसी भी जो समर्पित व्यक्ति है उस पर किसी अन्य अपराध के लिए अभियोग चलाया जाता है अथवा दंडित किया जाता है तो प्रत्यर्पण करने वाला देश शिकायत करने का अधिकार रखता है। इनका कहने का तात्पर्य है कि जिस जो अपराध किया है उसके लिए ही उसे दंड की व्यवस्था उसके लिए की जाती है, यानी उस अपराध के लिए ही उसे दंड दिया जाएगा, अन्य अपराध के लिए नहीं। और जिस अपराध की उल्लेख किया गया है कि इस अपराध के लिए उसका प्रत्यर्पण किया जाए तो उसी अपराध के लिए उसको दंडित किया जाता है। इसे प्रिंसिपल और रूल ऑफ स्पेशलिटी कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स बनाम रोशर के मामले में एरिटो तथा वेलरिनी बनाम ग्रेनाई के मामले में
न्यायालय ने उपयुक्त तथ्य को स्वीकार किया। तो यूनाइटेड स्टेट्स बनाम रोशर विवाद 1886 का कुछ इस तरह से था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रोशर नाम के व्यक्ति का हत्या के आरोप में ब्रिटेन से प्रत्यर्पण कराया था, परंतु उसके विरुद्ध क्रूर और असाधारण व्यवहार करने के लिए कार्यवाही की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित करते हुए कहा कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया द्वारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाए गए व्यक्ति के विरुद्ध केवल उसी अपराध के लिए कार्यवाही की जा सकती है जिसका संधि में उल्लेख है और जो प्रत्यर्पण प्रक्रिया में उसके विरुद्ध दोषारोपण का विषय था। राजनीतिक अपराध तथा प्रत्यर्पण। इस सिद्धांत का प्रादुर्भाव कुछ इस तरह से हुआ कि प्रत्यर्पण केवल सामाजिक अपराधों के विषय में हो सकता है, राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है। राजनीतिक अपराधियों का समर्पण न करने की परंपरा फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्रारंभ हुई। फ्रांस के 1793 के संविधान की धारा 120 के अनुसार ऐसे विदेशियों को शरण देने की व्यवस्था की गई जो स्वतंत्रता के पक्ष में संघर्ष करने के कारण देश से निकाले गए हों। सन 1830 तक राजनीतिक अपराधियों को प्राय प्रत्यर्पित किया जाता रहा। इस समय ब्रिटेन, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे स्वतंत्रता प्रेमी देशों में यह विचारधारा प्रबल होने लगी कि निरंकुश राजसत्ता वाले देशों में राजनीतिक स्वाधीनता का संघर्ष करने वालों को इन देशों से अपने यहाँ भाग आने तथा शरण लेने पर निरंकुश राजाओं की सरकारों को नहीं सौंपना चाहिए। सन 1815 में जिब्राल्टर के गवर्नर ने कुछ राजनीतिक अपराधियों को स्पेन को सौंप दिया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की संसद में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। सर जेम्स मैकिन्टोश ने यह घोषणा की कि प्रत्येक देश के राजनीतिक अपराधियों को आश्रय देना चाहिए। सन 1833 में ऑस्ट्रेलिया, प्रशा और रूस ने राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यर्पण की संधियां की। 1833 में बेल्जियम ने एक प्रत्यर्पण कानून पास किया। यह संभवतः पहला राष्ट्रीय कानून था जिसने विदेशी राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यर्पण को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। 1867 के बाद प्राय सभी प्रत्यर्पण संधियों में यह सिद्धांत स्वीकार किया गया है कि राजनीतिक अपराधियों को नहीं लौटाया जाए। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस संबंध में कड़ा रुख अपनाए जाने के कारण यह सिद्धांत संसार में मान्य हो गया और अब राजनीतिक अपराधियों को प्रत्यर्पण उनका नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।